हेलो बच्चों। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं 80 सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक ना। यह जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी वियना कांग्रेस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होने वाला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, मतलब 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। 1830 की क्रांति में 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। ठीक ना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में, कहाँ पे, फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ था। तो वो हुआ था संवैधानिक। क्या हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए काउंट काबुक, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गैरीवाल्डी एंड ऑप्शन सी मेजनी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1864, 1806, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजिनी। यहाँ पे भेजनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या चीज़, मेजिनी। ठीक है। एंड ऑप्शन डी है काबूर। ठीक है। इसमें से संबंध नहीं है। ठीक ना। कहीं पूछा संबंध है तो हमारा हो जाता है गैरीबाल्डी, मेजिनी एंड काउंट काबूर। लेकिन पूछा है नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो है बिस्मार्क। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया एंड प्रसा। तो देखो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध एक ही देश था, वो था ऑस्ट्रिया। ठीक ना। ऑस्ट्रिया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, ठीक ना, प्रमुख वास्तुकार कौन था। मेजिनी, लेनिन, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। तो जो वास्तुकार या इसको हम कह सकते हैं पितामह। ठीक ना, पितामह। तो कौन थे, तो वो थे अपना बिस्मार्क, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1870 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि बनी कब थी, बनी थी 1871 में। इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर भी कब हुआ होगा, सिग्नेचर भी 1871 में ही हुआ होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क एंड विलियम। ठीक ना, विलियम द्वितीय। तो हमारा अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन पूछा है तो वो हो जाएगा अपना बिस्मार्क चचा। ठीक ना, बिस्मार्क। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा फास्ट हम किए, फास्ट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप नहीं, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे होगा यूरोप, ठीक ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, इटली, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो देखिए इस मतलब कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, ठीक ना। तुर्की को कहा जाता है, किसका? मतलब कि यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप, ठीक ना, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल एंड मुसालिनी। तो देखिए यंग यूरोप पूछे, यंग यूरोप पूछे, ठीक ना, यंग यूरोप, या आपको पूछ ले यंग इटली, ठीक ना, यंग इटली। तो दोनों के संस्थापक एक ही आदमी किए थे। वो आदमी कौन थे? तो वो थे मेजिनी। कौन थे? मेजिनी, ठीक है, वो थे मेजिनी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, कश्मीर के, शिमला के, या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये थे मैसूर के, ठीक ना, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया युद्ध के बाद, प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद, सेडोवा युद्ध के बाद, सेडोन युद्ध के बाद। तो देखिए इटली का जर्मनी पूछा, मतलब कि जर्मनी का पूछ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस चीज़ के एकीकरण पूछा है, जर्मनी का या इटली का। तो जर्मनी के खिलाफ कौन था? मतलब किसके बाद हुआ? तो वो था अपना सेडोन की युद्ध, ठीक ना, सेडोन की युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो हमारा जर्मनी का एकीकरण हो पाया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए सन 1870 में युद्ध हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सेडोन में हुआ था, ठीक ना, सेडोन। या इसी युद्ध को हम कहते हैं क्या चीज़ का? सेडोन का युद्ध। पूछेगा ऐसे, सेडोन का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो क्या लगाइएगा इसमें? लगाएगा अपन लोग 1870 लगाने वाले अपन लोग, ठीक ना, 1870। किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस वर्सेस प्रसा, ठीक ना, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था ये युद्ध। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक ना, आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, तो एंड राज्यसभा में। तो देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है? महिलाओं के लिए आरक्षण है कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था में कितना है? तो वहाँ पे 50%, ठीक ना, 50% है वहाँ पे, मतलब कि आरक्षण, ठीक ना, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होता है कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है जाति पे। किस पे आधारित होती है? जाति कहिए या धर्म कहिए, ठीक है ना, जाति धर्म बात एक, मतलब धर्म लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर होता है, ठीक ना, धर्म। किस पे आधारित होता है? धर्म पे, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी क्या थे? नहीं थे। या देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है? नहीं थे, ठीक ना। पार्टी नहीं, यहाँ पे होगा मार्टिन लूथर, ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग हो गया, ओलंपिक धावक हो गया, टीमो स्मिथ एंड जॉन कॉलिस एंड जेड गुडी। देखिए ओलंपिक धावक ये भी थे, मार्टिन लूथर किंग भी थे, एंड टीमो स्मिथ एंड जॉन कॉल्सन भी थे, ठीक ना, जॉन कार्लोस थे। लेकिन जेड गुडी थे ना, जेड गुडी वो नहीं थे, ठीक ना, वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे लोकतंत्र में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 18। 18वीं लोकसभा में महिला संख्याओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाएं सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1800, ऑप्शन ए है 71, जो ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 65, 64। तो देखिए 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो है टोटल 61 है, 61 है, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 15वीं लोकसभा चुनाव में 15वीं लोकसभा चुनाव के यहाँ पे 2 बार लिखा है, ठीक नहीं, गलती होगा। चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं जो चुनाव हुआ था ना, 15वीं लोकसभा का चुनाव, उससे पहले पूछ रहा है, उससे पहले महिलाओं की भागीदारी कितनी थी लोकसभा में, ठीक ना। 10%, 5%, 33% एंड 50%। तो देखिए 15वीं लोकसभा से पहले, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले कितना था? पहले था 10%, ठीक ना। उसके बाद संख्या बढ़े कितना हो गया? 61 हो गया था, ठीक ना। 15वीं 16वीं में 61 हो गया था। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, ठीक ना। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे होगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए, ठीक ना। यहाँ पे महिलाओं मिस हो गया, यहाँ पे होगा महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है, ठीक ना। तो अभी हम बताए थे कितने प्रतिशत है? 50% है। कहाँ है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक ना, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, महिलाओं के लिए 50%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र एंड डी सेवा क्षेत्र। तो हमारा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो वो होता है सेवा क्षेत्र, ठीक ना। सेवा क्षेत्र में जैसे बस टेम्पू, मतलब कि परिवहन की वो सभी सुविधाएं इसी में आता है, सेवा क्षेत्र में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग, ठीक ना, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 15 मार्च 1950। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की आर्थिक, यहाँ से फिर मिस हो गया, यहाँ पे होगा आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक ना। आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी या मिश्रित? तो देखिए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो हमारे यहाँ पूंजीवादी कहिएगा तो पूंजीवादी भी है प्लस साम्यवादी भी है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, ठीक ना। तो दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना, जो हमारे यहाँ है। मतलब भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? देखिए आर्थिक व्यवस्था पूछे तब, या आपसे पूछ ले भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, ठीक ना। आर्थिक व्यवस्था पूछे तो भी या अर्थव्यवस्था पूछे तो भी, अर्थव्यवस्था कैसी है तो हो जाएगा अपना मिश्रित, मतलब कि यहाँ पे पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिक्सचर है, ठीक ना, तो हम बोलेंगे उसको मिश्रित। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता पे, या अधिकतम लाभ अर्जन पे, या लोक कल्याण पे? देखिए यहाँ समाजवादी के मतलब समाजवादी मतलब क्या होता है? समाज के लिए ज़्यादा होता है। तो समाज के लिए क्या क्या हो गया? तो समाज के लिए हो जाएगा लोक कल्याण। समाज का जब भला होगा तो लोक कल्याण ही होगा ना। तो समाज साम्यवादी, ठीक ना, उसमें लोक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक ना, ज़्यादा लोक कल्याण पे बल दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
देखिए भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड राजीव गांधी। तो देखिए योजना आयोग बना कब था? योजना आयोग बना था 1951 में, मतलब लगभग देश की आज़ादी के बाद, ठीक ना, यही ना 1950 में बना था ना, देश की आज़ादी के बाद। तो मतलब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक ना। कैसे हमारे उसी हाल फिलहाल में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, साथ ही साथ वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यहाँ पे हरित क्रांति पूछा ना, हरित क्रांति मतलब कि हरित क्रांति, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरित क्रांति किससे रिलेटेड होगा? कृषि से रिलेटेड होगा, कृषि से रिलेटेड होगा ना। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि आता है अपना प्रथम क्षेत्र में। कैसे क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब देखिए कृषि से संबंधित मत्स्य पालन सब जितना हो गया, पशुपालन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और वो सब कृषि के अंदर ही आता है, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, होगा जो प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है खेती। तो खेती क्या हो गया? खेती को हम कहते हैं कृषि, इसी कहेंगे हम कृषि प्रधान। ऐसे पूछेगा आपसे कि भारत भारत कैसा कैसा राज्य है, मतलब भारत कैसा मतलब राज्य है, ठीक ना। वहाँ पे राज्य ही बोल सकता है, राज्य कैसा है, तो इसमें उसमें भी बोलेंगे हम कृषि प्रधान, ठीक ना। भारत भी अपना कृषि प्रधान ही देश है, ठीक ना, कृषि प्रधान ही देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र, अब याद कीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है, सीधा याद कीजिएगा कृषि होता है, ठीक है, कृषि होता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक ना। तो ऑप्शन में देखेंगे सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो खुला मतलब सीधा सीधा दिया है कृषि क्षेत्र, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को एंड दिल्ली को, ठीक ना। पिछड़ा राज्य, ठीक ना, या बीमारू राज्य इसको कह सकते हैं। पिछड़ा कहिए तो, या इसको कहिए कौन राज्य? बीमारू, बीमारू राज्य, ठीक ना। दोनों में कौन आएगा? तो दोनों में अपना बिहार आता ही आता है, ठीक ना। बिहार का व्यवस्था बहुत खराब है, क्या कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, वही भी क्वेश्चन भी आ गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। तो बताया था आपको बीमारू राज्य में कौन आता है? तो अपना बिहार आता ही आता है, ठीक ना। बिहार के अलावा और स्टेट आता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1992, 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1952 में, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा उद्योग क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? मतलब कि द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक ना, औद्योगिक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। एंड कृषि क्षेत्र कहा जाता है प्रथम क्षेत्र को, ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र एंड द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
33। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, अजैविक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो पूछा क्या पूछा हुआ है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, नया नया संसाधन, ठीक ना, नवीकरणीय, ठीक ना, नया नया संसाधन, इसलिए हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बी हो जाएगा सही आंसर, नवीकरणीय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक ना, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट, मतलब ऑप्शन अलग अलग कर दिया, ठीक ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मानवकृत, अजैव, पुनः पूर्ति योग्य एंड चक्रीय। तो देखिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कैसा है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक ना, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सौर ऊर्जा को क्या ये पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, पुनः पूर्ति योग्य। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि, देखिए इस पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट है, ठीक ना। ऐसे कहिएगा तो सब क्वेश्चन हाईलाइट ही है, लेकिन सब क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक ना, लास्ट तक वीडियो देखिए बिना कुछ स्किप किए। तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, गहन खेती, अधिक सिंचाई। इसे कहिएगा ना तो वनोन्मूलन भी है, गहन खेती भी है, अति पशुचारण भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे मेन रीजन है तो वो है क्या? अधिक सिंचाई, ठीक ना। आप अलग अलग गाइड में देखिएगा इसका अलग अलग आंसर होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा, जो है सही आंसर वो है अधिक सिंचाई, ठीक ना, अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? अधिक सिंचाई, ठीक ना, अधिक सिंचाई इसका होगा राइट आंसर। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बालुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा एंड पर्वतीय मृदा। तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा, ठीक ना, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, रेगुर मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 38। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, हीराकुंड बांध से, नागौरा बांध से, ठीक ना। तो देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो वह भाखड़ा नंगल से, ठीक ना, भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह एंड हरा ग्रह। तो देखिए जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का कलर कैसा होता है? नीला कलर का हो गया, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं नीला ग्रह, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, मासिनराम में, चेरापूंजी में एंड कोची में। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है देश में? तो वो होती है मासीराम में, मासीनराम में, ठीक ना, जो कहाँ पड़ता है? वो जो पड़ता है मेघालय में, ठीक ना, मेघालय, मासीराम मेघालय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देश के बांधों का सॉरी यहाँ पे क्या गलती लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा? बांधों, ठीक ना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो अपर
चचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, एंड इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक आप कभी कभी पतंजलि लगा सकते हो, लेकिन आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, ठीक ना, चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, चमगादड़, कौवा, मयूर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? तो वो है मयूर। इसको मयूर कहिए या आप मोर कहिए, या इंग्लिश में इसको कहिएगा पीकॉक, ठीक ना, पीकॉक, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है? शार्क है, डॉल्फिन है, व्हेल है, एंड कछुआ है। तो देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन खाली कहाँ पाया जाता है? तो डॉल्फिन खाली गंगा नदी में ही पाया जाता है, ठीक ना, गंगा नदी जो इंडिया में है, खाली गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, उसके अलावा डॉल्फिन कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। लौह अयस्क, लौह अयस्क संसाधन है, कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानवीकृत संसाधन। तो देखिए लोहा, लौह अयस्क कैसा संसाधन है? तो वो है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक ना, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। उड़ीसा 2 बार लिखा गया, ठीक ना। तो देखिए लोहा, लोहा उत्पादन के मामले में लौह अयस्क, लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ऊपर आता है? तो वो है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक, अभी कोई हो उसको गोली मारे, ठीक ना, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो वो कौन है? तो वो है कर्नाटक, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? सोना को, लोहा को, चांदी को, मैग्नीज को। तो देखिए उद्योगों का जननी, उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है? लोहा को, ठीक ना, लोहा का जैसे ही खोज हुआ उसके बाद उद्योग अपनी चरम सीमा पे चला गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लोहा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक ना, 48। निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट एंड चूनापत्थर। तो देखिए लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो है देखिए लोहा, लौहयुक्त जिसमें लोहा हो। देखिए अभ्रक में लोहा होता नहीं है, चूना पत्थर में तो लोहा होता नहीं है, बॉक्साइट में तो एल्युमिनियम होता है। तो हमारा कौन बच जाएगा? तो वो बच जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक ना, मैग्नेटाइट हो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीतल जो होता है ना, पीतल तांबा और जिंक, तांबा, तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता दोनों का मिक्स होता है, जस्ता का दोनों का क्या होता है? मिक्सर होता है, ठीक ना, दोनों का क्या होता है? मिक्सर होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना, दोनों से बनता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनता है पीतल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन एशिया का, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, नागौर, नागौरा, कलपक्कम, गोरखपुर, ठीक ना। तो देखिए सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो वो है तारापुर में है, ठीक ना, तारापुर में, तारापुर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तारापुर।
तारापुर। अब भारत का पूछे तो भी तारापुर ही होगा, ठीक ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में, बरौनी तेल शोधक, या असम के डिगबोई में, या बम्बई में। देखिए भारत का पहला तेल शोधक कारखाना था ना, तेल शोधक कारखाना, वो था कहाँ? असम के डिगबोई में, ठीक ना। असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। असम के डिगबोई में सबसे बड़ा, सबसे भारत का सबसे पुराना तेल वहीं से निकाला जाता था, ठीक ना। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य, सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सब प्रमुख, देखिए कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार, भारत में सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में, ठीक ना। झारखंड में अभी भी कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। देखिए सबसे अच्छा कोयला होता है ना, सबसे अच्छा कोयला वो होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट, ठीक ना, एंथ्रासाइट। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए है, एंथ्रासाइट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यूरेनियम, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा, घाटशिला, झारिया एंड जादूगोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया यूरेनियम। यूरेनियम का कहाँ है? यूरेनियम का है जादूगोड़ा में, ठीक ना, जादूगोड़ा में या जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन वहीं पे होता है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? कलपक्कम, नागौरा में, या राणा प्रताप सागर में, या तारापुर में। देखिए भारत का पहला परमाणु पूछे, ठीक है, वो, या एशिया का सबसे बड़ा परमाणु पूछे तो, या एशिया होगा यहाँ पे, या भारत का सबसे बड़ा परमाणु पूछे तो उस तीनों में क्या होगा? तीनों में एक ही आंसर होगा, वो होगा तारापुर, ठीक ना, तारापुर, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। तो देखिए युद्ध और शांति जो बुक था उसके लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, ठीक ना, लियो टॉल्स्टॉय, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम था, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम था युद्ध और शांति, डास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड लास्ट में है बी और सी दोनों। तो देखिए देखिए कार्ल मार्क्स दो बुक लिखे थे, ठीक ना, डास कैपिटल, ठीक ना, डास कैपिटल, एक और था क्या? वो था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक ना। वो दोनों, दास कैपिटल भी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी। लेकिन दास कैपिटल को हम ईसाइयों का बाइबल भी कहते हैं, ठीक ना, दास कैपिटल को ही ईसाइयों का बाइबल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? देखिए जो क्वेश्चन पहले बोले तो वही आ गया, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बताए थे ना समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित
दास कैपिटल को ही हम समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, युद्ध और शांति, वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पूछा है। युद्ध और शांति कहिए, या इसको युद्ध और शांति भी कह सकते हैं, इसको युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। ठीक है, युद्ध और शांति कहिए या वार एंड पीस कहिए तो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, ट्रोट्स्की, एंजल्स। तो अभी बताए थे युद्ध और शांति किसका बुक है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1861 में, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में हुआ था दास प्रथा का अंत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन, या रूस का सम्राट, या रूस का सामंत एंड रूस का सम्राट। देखिए, तो जार का अर्थ क्या होता था रूस में? तो रूस में जार का अर्थ होता था, क्या होता था? तो होता था वहाँ का शासक, मतलब कि सम्राट, रूस का सम्राट। ठीक ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, रूस का सम्राट। अब देखने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा सा छोट करना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे ईसाई समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड वर्ग संघर्ष। तो देखिए, हम पहले बताए थे, देखिए आपको ये याद नहीं है कि 1867 में कौन सा बुक लिखा गया था, तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से चलिएगा। ठीक ना, कार्ल मार्क्स द्वारा एक बुक है जिसको हम समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। ठीक ना, इसे याद रखिए, समाजवादियों का बाइबल कहते हैं, लेकिन वो बुक कौन है? तो वो बुक है दास कैपिटल। ठीक ना, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। ठीक ना, दास कैपिटल। ठीक है, जो होगा दास कैपिटल को ही हम कहते हैं समाजवादियों का बाइबल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक ना, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका हजारों हो सकता है। ठीक ना, तो आप तरीका को पकड़िए। ठीक ना, ये ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा है तो आंसर चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन के तरीका को समझिए। ठीक ना, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, ब्रेस्ट लेट क्वेश्चन नंबर 63। ठीक ना, ब्रेस्ट लेटोवस्की की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? रूस इंग्लैंड, रूस प्रसा, रूस इटली एंड रूस जर्मनी। तो देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्की की जो संधि हुई थी वो हुई थी किसके किसके बीच में? तो वो हुई थी रशिया। ठीक ना, रशिया वर्सेस जर्मनी। ठीक ना, इस दोनों के बीच में हुआ था, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संघीय एवं आध्यात्मिक, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक एवं अध्यक्षीय एंड एकात्मक और संघीय। तो देखिए, संघीय है, एकात्मक तो नहीं है। देखिए, संघीय में भी दो टाइप का हो गया है, संघीय में कैसा? अध्यक्षीय, संसदीय। लेकिन तो हमारे के यहाँ क्या है? संसदीय है, संघीय है लेकिन अध्यक्षीय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय। ठीक ना, संघीय एंड संसदीय। ठीक ना, संघीय एवं संसदीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, बॉम्बे में।
तो भारत में जो पहला नगर निगम बना था, पहला नगर निगम कब कहाँ बना था? तो वो बना था मद्रास में, ठीक ना, मद्रास में बना था पहला नगर निगम, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो देखिए भारत में कम से कम कितना मतदान करने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए? कम से कम तो वो मात्र 18 ईयर, कितना? मात्र 18 साल, ठीक ना, मात्र 18 साल। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया था? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 एंड 26 अगस्त 1950। तो देखिए कब मतलब अंगीकृत कब किया था? तो वो किए थे 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? सी है, ठीक है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ग्राम कचहरी का प्रधान किसे कहा जाता है? ग्राम कचहरी का प्रधान किसे कहा जाता है? न्याय मित्र को, ग्राम सेवक को, महापौर को, सरपंच को। तो देखिए ग्राम कचहरी को क्या कहते हैं? गांव का कोर्ट कहते हैं, गांव का कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गांव का कोर्ट, ये नहीं होगा, गांव का कोर्ट कहते हैं। तो उस कोर्ट में सुनवाई कौन करेगा? सरपंच, जो पंचों का पंच होता है, सरपंच। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सरपंच, ठीक है, सरपंच। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 जो है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन तभी देख लीजिए इसको। 7, 9, 8, 10 ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए वर्तमान यहाँ पे हम पहले ही हाईलाइट कर देकर पूछा है वर्तमान के बारे में, ठीक ना, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? 72वीं संविधान संशोधन, 73वां, 74वां, 75वां, ठीक ना। क्या पूछा है? पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज संस्थाओं कहिए या व्यवस्थाओं कहिए, उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो संवैधानिक दर्जा मिला था 1772 ईस्वी में, 1700। तो देखिए संवैधानिक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था मतलब किस संशोधन में मिला था? तो वो था 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना। 73वां संविधान संशोधन के तहत ही मतलब कि हमको पंचायती राज व्यवस्थाओं का वो मिला था, उसको संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, देखना क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में। तो देखिए पहली बार कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान में ही इसका पहला वो प्रयोग देखने को मिला था, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रयोग वहीं देखने को मिला था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। संघीय सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। देखिए सीधे यहाँ पे संघ सरकार पूछा है, ऐसे नहीं पूछा अध्यक्षीय पूछा है या संसदीय पूछा है। देखिए तो इसीलिए इस पर अध्यक्षीय संसदीय पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना। अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था है, हाँ है, भारत में तो है ही, कनाडा में भी है ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक ना, हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। लिच्छवी गणतंत्र
लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में। तो लिच्छवी गणतंत्र, ठीक ना, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ पे स्थित है, किस मतलब कहाँ अवस्थित है? तो वो है बिहार में अवस्थित है, ठीक ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो है गोवा, ठीक ना, गोवा सबसे ज़्यादा यहाँ का प्रति व्यक्ति आय होता है। अगर बिहार में पूछे तो वो हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा अपना पटना, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च एंड 1 सितंबर से 30 अगस्त। तो देखिए जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष कब कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक? 31 मार्च तक। इसको माथा में रख लीजिए, नया साल वया साल वाला इसमें नहीं चलता है, ठीक ना। यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक ना, चलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का, गया का, शिवहर का, नालंदा का। तो अभी बताए थे अगर बिहार में पूछे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसकी है, कौन सा जिला का है, तो वो जिला हो जाएगा अपना पटना, ठीक ना, पटना जो हमारा ऑप्शन है ए है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। मतलब कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। जब मतलब कि राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो विकसित के श्रेणी में आएगा, ठीक ना, विकसित देश की श्रेणी में आएगा, जो होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना, विकसित की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, ठीक ना, हम क्वेश्चन आज 80 को क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? पंजाब, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र। क्या पूछा है? प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे? भारत में क्या है, मतलब ज़्यादा ही कम, तो सबसे कम कहाँ का है? तो वो है बिहार। कहाँ का? बिहार के ही व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए इसी के कारण ही इसको हम पिछड़ा राज्य भी कहते हैं, ठीक ना, इसमें कोई दुख वाला बात नहीं है, इसको हम पिछड़ा राज्य इसी के कारण हम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, जो इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है, अब जब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को, कर, बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है आयकर को। आयकर मतलब किसको कहते हैं? इनकम टैक्स, ठीक ना, इनकम टैक्स, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान, चाय। तो देखिए रोपण फसल नहीं है, तो देखिए क्या बात ही है कि रबर रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, चाय है, तो कौन बच गया? ये गन्ना है, चाय है, रबर है, तो बच गया कौन? धान। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस 80 क्वेश्चन में हम देख लिए मतलब कि SST के मतलब भूगोल का देख लिए, राजनीति का देख लिए, राजनीति शास्त्र का देख लिए, अर्थशास्त्र का देख लिए, एंड उसका मतलब उसको क्या और इतिहास का भी देख लिए। बच गया आपका क्या? आपदा प्रबंधन, है ना, बच गया क्या चीज़? आपदा प्रबंधन, ठीक ना। तो अगला जो सेशन लाएंगे उसमें आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन
कवर होगा, ठीक ना। जो 80 क्वेश्चन है वो बहुत VBI क्वेश्चन था, ठीक ना। ये क्वेश्चन लगभग हर साल किसी न किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान देकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक ना। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए दिक्कत नहीं लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों चलते हैं, अपना एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम करीब आने वाला है, नर्वस नहीं होइएगा, जो याद है उसी को आप रिपीट कीजिए, अब नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।